अस्सलाम वालेकुम। सो हियर वी आर अगेन विद द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो कि है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है दैट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसका फाउंडर था जे.बी. वॉटसन और उसका कहना था कि बिहेवियरिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कौन से होते हैं? दैट आर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर्स, यानी जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स के ज़रिए इनको स्टडी किया जा सकता है, यानी हम इनको थ्रू यूजिंग टेस्ट्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम इनको स्टडी कर सकते हैं। जे.बी. वॉटसन जो है उसने स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसका ये कहना था कि क्योंकि हम कॉन्शियसनेस और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते या हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो साइंस के दायरे से बिल्कुल ख़ारिज हो जाते हैं। तो इसलिए हम उनको एज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हम उसको कंसिडर नहीं करते। उसका ये कहना था कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर जो है वो बिहेवियर और सिर्फ बिहेवियर ही होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। उसका ये कहना था कि हमारा बिहेवियर जो है वो लर्न होता है बाय इन्वायरमेंट, ना कि हमारे इंस्टिंक्ट में होता है, यानी बाय बर्थ हमारे अंदर कोई बिहेवियर नहीं होता, बल्कि बिहेवियर वही जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आता है जिसको हम अपने इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं। जे.बी. वॉटसन का ये कहना था कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है वैसे ही हमारा बिहेवियर जो है वो भी डेवलप हो जाता है, या वैसे ही हमारा बिहेवियर मोल्ड हो जाता है जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम उसका ये कहना था कि अगर मुझे कुछ हेल्दी इन्फेंट्स दे दिए जाएँ तो मैं उनको अपनी चॉइस के मुताबिक किसी को मैं डॉक्टर में चेंज कर सकता हूँ, किसी को मैं थीफ बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैं उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन एनिमल्स एंड पिजन्स वगैरह। तो एनिमल पे जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो आइवन पैवलोव है उसका एक्सपेरिमेंट आता है। आइवन पैवलोव जो है वो एक फिजियोलॉजिस्ट था और उसने वो स्टडी कर रहा था डॉग्स के सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को। तो उसको स्टडी करते करते उसने नोटिस किया कि जब उसका जो सर्वेंट है वो फूड लेके आता है डॉग के सामने, तो डॉग सलाइवा सिक्रेट करना शुरू कर देता है। अभी फूड उसके सामने रखा भी नहीं जाता, तो जैसे ही वो उसके सर्वेंट के पाँव की आवाज़ सुनता है तो वो सलाइवा सिक्रेट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट को देखा और उसने ये प्रूव किया कि बिहेवियर जो है वो लर्न होते हैं। प्रूव इस तरह से हुआ कि उसने जब फूड लाया जाता उसके साथ एक कंडीशन स्टिमुलस जो है वो अटैच कर दिया, दैट वाज द साउंड ऑफ बजर और साउंड ऑफ बेल, कि जब बेल बजती देन फूड प्रोवाइड किया जाता। तो उसने देखा कि डॉग जो था जिसका सलाइवा पहले सिक्रीट हो रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ फूड पे, वो सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो गया है ऑन द साउंड ऑफ बजर। तो उसका ये कहना था कि हम कोई भी बिहेवियर जो है वो लर्न करा सकते हैं और फिर हम उस बिहेवियर को ख़त्म भी करा सकते हैं, यानी हम उसको एक्सटिंक्ट भी कर सकते हैं। कि जैसे ही हम साउंड ऑफ बज़र जो है वो बजेगा लेकिन उसको फूड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो वो सलाइवा जो बज़र बजने पे सिक्रेट होता था वो अब सलाइवा सिक्रेट होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से उसका ये कहना था कि मैं एनिमल्स के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ, जस्ट इस वजह से ऑब्ज़र्व करके ही मैं बता सकता हूँ कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं या क्या वो चाहते हैं। मुझे उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से एक और बिहेवियरिस्ट था बी.एफ. स्किनर। उसका भी काफ़ी रोल है बिहेवियरिज्म में। उसने पिजन्स पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए। उसने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट वाज द पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की वजह से भी हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी हम बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इनकी डिटेल मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, इनकी डिटेल मैं लर्निंग वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। क्रिटिसाइज पे ये हुआ था कि दे वर एक्सट्रीम विद देयर आइडियाज़, और इन्होंने सिर्फ बिहेवियर पे ही फोकस किया है, इसके अलावा उन्होंने बाकी एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो लेकिन इनका जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि ऑब्वियसली इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए जो कि लॉजिकल थे और इनको वाकई जो है वो प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जो फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड जो इससे फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है साइकोलॉजी पे। एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन था और इसने ही स्कूल ऑफ थॉट साइकोएनालिसिस को पेश किया। इसका ये कहना था, ही वाज फिजिशियन
तो वो जब नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पे काम कर रहा था तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि जिनको कोई फ़िज़िकल इलनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिम्टम्स इलनेस के शो कर रहे हैं, लाइक हेडेक्स एंड इंसोम्निया। तो उसका ये कहना था कि जब ये सिम्टम शो होती हैं तो इसकी एज सच अगर कोई फ़िज़िकल रीज़न ना हो तो ये रीज़न आपकी लाई करती है अनकॉन्शियस में, यानी कि जो आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब आप नॉर्मल अवेयरनेस से हट जाते हैं और आप अपनी विशेज़ के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जस्ट आपकी जो विशेज़ हैं, जो हिडन आपकी विशेज़ हैं, वो जब आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं तो देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज़, और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स में शो होते हैं। उसका ये कहना था कि अगर हम इन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम कॉन्शियस में ले आएँ, यानी ह्यूमन की अवेयरनेस में ले आएँ, तो फिर वो इन सिम्टम्स से निजात पा सकता है, फिर वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकता है। इसने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाने के लिए, जिसमें इसकी जो काफ़ी फेमस टेक्निक है कैथारसिस एंड फ्री एसोसिएशन। कैथारसिस में पर्सन को पहले रिलैक्स किया जाता है, देन उसे कहा जाता है कि जो भी उसके माइंड में है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, एंड फ्री एसोसिएशन में हम वर्ड्स कुछ प्रोवाइड करते हैं, उन वर्ड्स के बाद उस बंदे के माइंड में, जो हमारा क्लाइंट होता है उसके माइंड में जो भी बात आती है जब वो एक्सप्लेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एसोसिएशन। और इस तरह से वो अपनी हिडन विशेज़ या हिडन जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कॉन्शियसनेस में लेके आ सकता है। फ्राइड का ये कहना था कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अर्ली पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनकी वजह से हमारा जो लेटर लाइफ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, और इसके लिए इसने कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस भी बताई थी कि उन डेवलपमेंटल स्टेजेस पे अगर फिक्सेशन हो जाती है बच्चे की, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, या सम टाइम ड्यूरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग वहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है, तो दैट थिंग इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिज और हर अनकॉन्शियस, एंड इट अफेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी एज वेल। क्रिटिसाइज इस पे ये हुआ था कि कॉन्शियसनेस को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, फोकस टेस्ट इसका अनकॉन्शियस पे ही रहा है, लेकिन ऑब्वियसली सिग्मंड फ्राइड ने बहुत काम किया है और उसका जो भी काम था वो साइकोलॉजी में उसको काफ़ी सराहा गया है, और अभी भी इसकी थ्योरीज वगैरह जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद जो फिफ्थ एंड लास्ट वन जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है वो है गेस्टॉल्ट स्कूल। इसका फाउंडर है मैक्स वर्थाइमर, एंड मैक्स वर्थाइमर जो है उसने स्ट्रक्चरिज्म के रिस्पॉन्स में अपना ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था। उसका ये कहना था कि जैसे कि स्ट्रक्चरलिस्ट से उनका फोकस था कि द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज़ इक्वल टू द होल। तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना था होल इज़ द वी कैन स्टडी द होल एज वन यूनिट, यानी इनका ये कहना था होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जब हम किसी चीज़ को कम्बाइनली पढ़ते हैं एज ए होल तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है एज़ कम्पेयर कि हम उसको पार्ट्स में आकर डिवाइड करके पढ़ें। लाइक अगर हम किसी ह्यूमन माइंड की जस्ट थिंकिंग को देखें तो फिर हमारे पास एज सच उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन हम नहीं निकाल सकते। अगर हम उसकी होल पर्सनालिटी को स्टडी करें, उसका थिंकिंग को, उसकी बिहेवियर को और उसकी परसेप्शन, इन सारी चीज़ों को अगर हम कम्बाइनली देखें, इनके आपस में लिंक देखें, तो फिर हमारे पास उस पर्सन के बारे में या उसकी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। इसके बाद इसका प्लस पॉइंट ये था कि इन्होंने परसेप्शन की बात की है, और इसके अलावा इन्होंने इन पे जो क्रिटिसाइज़ हुआ था उसमें यह था कि अनकॉन्शियस की इन्होंने बात की है, जो कि उसको एज सच जो है वो साइंटिफिक नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिविजुअल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।